नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। स्वागत है आप सबका। आज देश भर के हजारों वकीलों ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में मुख्य मांग ये थी कि जो ईवीएम से वोटिंग होती है वो बंद होनी चाहिए इस देश के अंदर। हजारों की तादाद में देश भर से जो वकील दिल्ली में आज पहुंचे थे, जो कानून के ज्ञाता हैं, उन लोगों ने ये प्रदर्शन किया। और जैसा कि हमारे देश में लोगों की भी आशंका है कि कहीं न कहीं ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम हैक की जाती है और ईवीएम के माध्यम से जो है पार्टी विशेष को या कैंडिडेट विशेष को जो है वोट ट्रांसफर किए जाते हैं। और इसलिए आज देश भर के हजारों वकीलों ने प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट में जो है वकील याचिका भी लगा रहे हैं कि ये जो ईवीएम है इसको बंद किया जाए और जो वोटिंग है हमारे देश के अंदर, जो मतदान है, वो मत पत्रों के माध्यम से होना चाहिए। और उसके पीछे कई कारण भी दिए गए हैं, अलग अलग उदाहरणों के साथ दिया गया है, कुछ टेक्निकल बातें भी उठाई गई हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले भी पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से ये मांग उठती रही है, अलग अलग पार्टियां इस मांग उठाती है। और इसकी शुरुआत मैं करूं तो एक समय में जब भाजपा ऑपोजिशन में थी, तो भाजपा के नेता स्वयं जो है इसकी मांग करते थे कि जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी होती है, ईवीएम बंद होनी चाहिए। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई इस देश के अंदर, तो भाजपा एक दूसरा रुख लेती है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी यही बोलता है। और इसलिए लगातार जो है तमाम आशंकाओं के बावजूद, जनता की आशंकाओं के बावजूद, पॉलिटिकल पार्टीज की आशंका के बावजूद, बहुत सारी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आशंकाओं के बावजूद, बहुत सारे जो कानूनविद हैं उनकी आशंकाओं के बावजूद, अभी भी जो चुनाव है वो ईवीएम से हो रहे हैं। मैं आज इसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये जो ईवीएम मशीनें हैं, जिन देशों ने ये पहले इजाद की हैं, जापान है, अमेरिका है, और इनका चलन जो है वहीं से शुरू हुआ। लेकिन वो एडवांस्ड कंट्रीज इसका इस्तेमाल करती थी। लेकिन जब वहां पर भी इस बात का पता चला कि ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी होती है, वोटों को ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसी जब चौतरफा शिकायतें आने लगी, आशंकाएं उठने लगी, तो उसके बाद जो है, चाहे अमेरिका है, चाहे जापान है, चाहे दूसरी एडवांस्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है ईवीएम को बंद कर दिया और वहां पे मत पत्रों के माध्यम से वोटिंग होती है। लेकिन भारत में जारी है। और उसके साथ साथ ये भी आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए और उसमें खासकर जो 3 हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, जिसमें राजस्थान है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें मध्य प्रदेश है, वहां पर भी एक तरफा माहौल था चुनाव से पहले। वहां पर ये सारे का सारा जो है, चाहे वो सर्वे आ रहे थे, चाहे वो अलग अलग पार्टियों के सर्वे थे, इंटरनल सर्वे थे, बाहरी सर्वे थे, एजेंसियों के सर्वे थे, तो ये झलक रहा था कि इन तीनों राज्यों में भाजपा की करारी हार होने जा रही है। भाजपा ये बोल रही थी कि हम जो है 150 के करीब सीटें ले जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर 140 के ऊपर सीटें ले जाएंगे। अलग अलग राज्यों के अंदर हमेशा दावा करते हैं और जितना बोलते हैं उतनी सीटें उनको आती भी है। तो एक और आशंका लोगों के दिमाग में जाती है कि जब सारे चुनावी सर्वे बोलते हैं कि भाजपा हार रही है, जब चुनावी रैलियां में जो भीड़ है वो ये बोलती है कि भाजपा हार रही है, और उसके साथ साथ जब चुनावों के बाद खास करके जो बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग होती है, पोस्टल बैलेट है, उसमें जो है भाजपा बहुत बुरी तरह से पिछड़ती है हर प्रांत में। लेकिन जब जो है ईवीएम मशीनें खुलती हैं तो भाजपा जो है उसमें लगातार जो है बढ़ोतरी लाती है और ऐसी ऐसी सीटें जहां पर भाजपा की जीतने की कोई उम्मीद नहीं होती है, उन सीटों को भी भारी अंतर से जीतती है। तो इसकी जनता की आशंका इन 3 राज्यों के अंदर भी बढ़ी है, देश के अंदर पहले से ही है। और इसलिए जो है इस शंका का निपटारा करना है तो कहीं ना कहीं इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में फैसला लेना होगा। क्योंकि जब भी लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर के ही लोगों में शंका है, करोड़ों करोड़ लोगों में शंका है, तो उसका निपटारा होना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो वकीलों का आज का प्रदर्शन है वो सही है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल मांग सही है, और कहीं न कहीं लोकतंत्र के अंदर जो है शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैंने जिस व्यक्ति को, मैंने जिस पार्टी को, मैंने जिस सिंबल पर अपना वोट दिया है, वो वोट ठीक जो है उसी पार्टी के खाते में, उसी कैंडिडेट के खाते में, उसी सिंबल पे जो है वो पड़ा है, और उसकी काउंटिंग जो है उसी के पक्ष में हो। तो ये जो आशंका लोगों की है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ, वो वोट मेरा कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, इस शंका का निराकरण करना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 जो बात मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हालाँकि इसमें बहुत सारी चर्चा हो रही है ईवीएम को लेकर के, लगातार हो रही है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये है आपके बीच में, आप इस पे चर्चा करें। आज़ाद हिंदुस्तान में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। और क्या हुआ है कि 140 से ज़्यादा सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। एक साथ इतने सांसद, और ये कब किया गया बाहर? जब इस देश की संसद में एक तरह से जो है घुसपैठ हुई है, और उस घुसपैठ के बाद जब विपक्ष ने ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सदन में आकर के वक्तव्य देना चाहिए कि घुसपैठ कैसे हुई, लेकिन जो है वहां पर 140 से ज्यादा जो सांसद हैं विपक्ष के, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है, बाकी के सत्र में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है 10 ज्यादा सांसदों का जो मसला है वो स्टडी कमेटी को भेजा जाता है, जिसका मतलब है कि उनको परमानेंटली जो है संसद से बाहर करने का एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में लोकतंत्र कहां बचा है, ये सवाल आज जनता के सामने है। आप पिछले लगभग 10 साल होने को हैं मोदी सरकार को, ये इस देश के नहीं दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जिन्होंने कभी पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं किया है। ये जो है पहले प्रधानमंत्री हैं जो पार्लियामेंट में आकर के भी जो सवाल पूछा था उस पर वक्तव्य देने के बजाय ये जो है मुद्दों को भटकाते हैं। और ऐसे में क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि ये सवाल हर तरफ से नहीं आना चाहिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो इस देश के अंदर जो आज हो रहा है वो तानाशाही है, ये सवाल उठाना जरूरी है। अगर 140 से ज्यादा सांसदों को आप बाहर कर देते विपक्ष के, और फिर आप जो है अलग अलग तरह के बिल लेकर के आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्या बिल आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, ये 3 लोगों की कमेटी जो है चुनाव आयुक्त तो चीफ और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति करेगी। लेकिन मोदी साहब की सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो। हमारा चुनाव आयोग के ऊपर लगातार उंगलियां उठती रही हैं। सारी की सारी अपोजिशन पार्टी, उनके नेताओं को तरह तरह के नोटिस जाते हैं उनके भाषणों के ऊपर, लेकिन मोदी जी को पूरी छूट है, अमित शाह को पूरी छूट है, वो जो मर्जी भाषण दे, जो मर्जी बोले, जिस मर्जी का खिल्ली उड़ाए, जिस मर्जी भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन उनके खिलाफ कभी जो है नोटिस चुनाव आयोग नहीं देता है। और ऐसे में जो है सरकार बिल लेकर के आई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होगा कमेटी में इनके, जहां पर यह तय होगा कि कौन जो है नियुक्त करने हैं। उसमें कौन होंगे? प्रधानमंत्री जो होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे, और तीसरे जो है सरकार का कोई मंत्री होगा। तो जब 2 लोग एक तरह से जो है तय करेंगे, तो तब पारदर्शिता का हक से रहेगी है, तब जो उसमें किस तरीके की जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी है। और इसलिए जो सब इस देश के अंदर हो रहा है ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। इससे पहले भी आप सबको मालूम है क्या इस देश के अंदर चल रहा है। लगातार ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, तमाम एजेंसियों का प्रयोग हो रहा है, और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को कुचलने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए। और लगातार इस देश के अंदर जब कोई चुनाव आता है उससे पहले रेड डाली जाती है अलग अलग राज्यों के अंदर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के घरों में, उनके ठिकानों पर, उनके दफ्तरों में। और उसके साथ साथ जो लोग विपक्ष में हैं कई, और जब वो जो है घुटने टेक देते हैं बीजेपी के आगे,
उनको बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है, फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद हो जाती है। ऐसा हमने महाराष्ट्र में देखा है, चाहे वो छगन भुजबल का मामला था, चाहे वो अजीत पवार का मामला था, चाहे वो और लोगों का मामला था। ऐसा कई और राज्यों के अंदर देखा है। पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा है पहले कि जो पार्टी छोड़ करके जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जब वो तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके या एनसीपी छोड़ करके या फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके वो भाजपा का दामन थाम लेते हैं, भाजपा में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ सारे के सारे मामले बंद, उनके खिलाफ सारी इंक्वायरी बंद। लेकिन जब तक वो दूसरी विपक्षी पार्टी के अंदर है तो लगातार सीबीआई, लगातार ईडी, ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? और इस पर भी कई लोग तालियां पीटते हैं कि जो है देश आगे जा रहा है, तो भाई देश गर्त में जा रहा है। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं जो अंधभक्त हैं, और इसलिए जागना पड़ेगा सबको कि हमारे देश के अंदर ये कौन सा तरीका है विपक्ष को खत्म करने का। आप चुनाव लड़िए, आप अपने मुद्दे रखिए, आप काम कीजिए, काम के आधार पर वोट मांगिए। लेकिन आप देखेंगे पिछले 10 साल का इतिहास, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी करते आज कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा वहां पे। क्योंकि पत्रकारिता में सारे पत्रकार गोदी नहीं है, सारा मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। कुछ पत्रकार जो है वो सवाल पूछने से डरते नहीं है, और जब वो सवाल करेंगे कि जो 15 लाख रुपए हर खाते में भेजने का वायदा था मोदी जी का, उसका क्या हुआ? जब वो सवाल करेंगे कि हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां देने का जो वायदा था मोदी जी का, वो उसका क्या हुआ? जब वो सवाल करेंगे कि सीमाओं की सुरक्षा का जो वायदा था, दुश्मन अगर हमारे एक सैनिक को मारता है तो हम जो है 40 सिर काट कर लाएंगे, जो इस तरीके का आप बोलते थे, उसका क्या हुआ? आज देश के अंदर घुसपैठ क्यों हुई है? आज हमारी सीमाओं में अतिक्रमण क्यों हो रहा है? आज बेरोजगारी लगातार क्यों बढ़ रही है? नए रोजगार देना दूर की बात है, आप इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का रोजगार छीनने के लिए भी जिम्मेवार है ये सरकार, मोदी सरकार। लेकिन गोदी मीडिया तो सवाल नहीं पूछता। एक तरह का जो है भाषण होता है रटा रटाया। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पत्रकार वार्ता होगी, तो प्रधानमंत्री जी से सवाल भी पूछे जाएंगे, और उन सवालों से डरते हैं। पार्लियामेंट में आकर के जवाब नहीं देंगे, और उसके साथ साथ जो पत्रकार उनका सामना नहीं कर सकते हैं, और फिर जो है ऐसे लोगों को पत्रकार के रूप में जो है बैठा देंगे जो ये पूछेंगे कि हाँ जी, मोदी जी आम खाते कि नहीं खाते हैं? खाते हैं तो चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? ये क्या है भाई? किस दिशा में आप इस देश को ले जाना चाहते हैं? इसलिए आज जागना होगा। मैंने बात शुरू की थी ईवीएम से। हजारों वकीलों ने आज प्रदर्शन किया दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम बंद होनी चाहिए, उसमें धांधली होती है। और यह आशंका सिर्फ हजारों वकीलों की नहीं है, इस देश के करोड़ों लोगों की आशंका है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर लोकतंत्र को लेकर के जनता में आशंकाएं हैं कि वो किसको वोट देते हैं, और वो वोट जो है उनको ना जाकर के किसी और के खाते में दर्ज हो रहा है, तो उसका निराकरण होना चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी जो है एक फैसला लेने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो मैं बोल रहा था कि जब 140 से ज्यादा सांसद जो है विपक्ष के, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट में हिस्सा नहीं सकते, अंदर बैठ नहीं सकते, ये काहे का लोकतंत्र बचा इस देश के अंदर? और अभी भी अगर किसी को ये गलतफहमी है कि भाजपा जो है कोई लोकतांत्रिक पार्टी है, तो मैं तरस ही खा सकता हूँ उन लोगों के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, या बीजेपी के लोग भी हैं, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हैं। अगर अभी भी उनको लगता है कि लोकतंत्र को आगे ले जाने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं, तो मैं तरस खाता हूँ उनके ऊपर। इसलिए संभलना पड़ेगा, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसे में जब 140 से ज्यादा सांसदों को आपने निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तब आप जो है इस तरीके के काले बिल लेकर के आ रहे हैं संसद के अंदर, जिन पर कोई बहस करने वाला नहीं है, जिन पर कोई बहस नहीं हो रही है, और उनको जो आप पारित करवा रहे हैं। ऐसा ही जो है जब इस देश की जनता को मोदी जी ने लॉकडाउन में जो है धकेल दिया, पूरे देश में तालाबंदी हो गई, लॉकडाउन हो गया, और उस वक्त जो है हमारे मोदी साहब, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, 3 काले कानून, कृषि कानून किसानों के ऊपर
ले आए, पहले अध्यादेश के तौर पर, और बाद में जो है पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला करके बिना चर्चा के वहां पर उनको पारित कर दिया, उनको कानून का रूप दे दिया और उसके खिलाफ लड़ाई हुई। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लगातार आंदोलन चला, आंदोलन पूरे देश के अंदर फैला और मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। मोदी सरकार को मानना पड़ा किसानों की मांगे, समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते का पालन सरकार ने किया नहीं है। कानून तो वापस हो गए, लेकिन जो समझौते की बाकी शर्तें थी उसको सरकार ने जो अभी तक लागू नहीं किया है। इसलिए आप देख सकते हैं, एक तरफ हमारा देश के अंदर संसाधनों को बेचा जा रहा है, इस देश के अंदर लूट चल रही है और इस देश के अंदर जो है कॉर्पोरेट कम्युनल अलायंस की सरकार काम कर रही है। एक तरफ जो है सरकार की इन नीतियों से, जो लूट की नीतियां हैं, जो बड़े पूंजीपति को, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाती है, हमारे देश के संसाधनों को लुटवाया जा रहा है और इससे जब जनता का रोजगार छीना जा रहा है, जनता के अंदर ऊपर महंगाई थोपी जा रही है, हमारे देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय गिर रही है, 145वें नंबर से भी पीछे चले गए हम दुनिया में, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हमारा देश हो गया है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे, हमारे साथ के कई मुल्क हैं जिनको गरीब मुल्क बोला जाता है और बेरोजगारी तो निरंतर बढ़ रही है, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। और जब इन नीतियों के खिलाफ आक्रोश पैदा हो रहा है हमारे देश के अंदर, तो ऐसे समय में एक और शिगुफा छोड़ा जाता है, सांप्रदायिकता का उन्माद पैदा किया जाता है, इस देश के अंदर तनाव पैदा किया जाता है, इस देश के अंदर एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाया जाता है और उस आधार पर जो जनता का जो आक्रोश अपने मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ है, निजाम के खिलाफ है, रजीम के खिलाफ है, उस रोष को जो है डाइवर्ट किया जाता है दूसरी दिशा में। यही चल रहा है इस देश के अंदर। तो ये देश रसातल में जा रहा है। इसलिए आज देश की जनता को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को एक विकल्प करना पड़ेगा और मैं इस मत का हूं कि इस देश के अंदर एक ब्रॉडर यूनिटी होनी चाहिए आज इस निजाम के खिलाफ, वरना लोकतंत्र नहीं बचेगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये जो है फांसीवाद दस्तक नहीं दे रहा है, मैं फिर कहना चाहता हूँ फांसीवाद हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है और अगर फांसीवाद से बचना है तो आज इस देश के अंदर एक ब्रॉडर यूनिटी की जरूरत है। और वो ब्रॉडर यूनिटी सिर्फ चुनावी यूनिटी नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जनता के ऊपर महंगाई की मार थोपी जा रही है, नौजवानों को बेरोजगारी की अंधी खाई में धकेला जा रहा है, उससे पार पाना है तो इन मुद्दों के ऊपर भी एकता बनाना पड़ेगी और संघर्ष तीखे करना पड़ेंगे। क्योंकि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो जन संघर्षों के माध्यम से भी उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है और उन संघर्षों के माध्यम से सरकारों को हटाया जा सकता है। लेकिन देश की जनता को आशंका यह है कि हम जितना मर्जी संघर्ष कर लें, हम जितनी मर्जी यूनिट बना लें, पर जब तक ईवीएम है तब तक इनको हटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जो पोस्टल बैलेट खुलते हैं तो बीजेपी पीछे होती है, लेकिन जब ईवीएम खुलती है तब जो बीजेपी आगे होती है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ की जाती है, वोट ट्रांसफर किए जाते हैं, ये आशंका पूरे देश में जाहिर की जा रही है। इसी आशंका को लेकर के आज दिल्ली में देश भर के हजारों वकीलों ने जो है प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है। और इसलिए जब देश के लोकतंत्र को लेकर के इतनी ज्यादा आशंका लोगों के दिल दिमाग में है कि हम जो वोट देते हैं, हमारा वोट जो है किसी और के खाते में जा रहा है, जिसको वोट दे रहे उसके खाते में जा रहा है, तो इन आशंकाओं का निराकरण करना जरूरी है। इस पर आप लोग अपनी राय दें और ये जो चैनल है कुशाल भारद्वाज यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पर आप अपने कमेंट दें, राय दें और उसके साथ साथ
अगर आप इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। एक बार फिर से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्दी ही जो है अगला जो कार्यक्रम लेकर के आएंगे वो यूट्यूब के बारे में ही होगा कि यूट्यूब में भी जो यूट्यूबर अपना पक्ष रखते हैं उस पर भी लगाम लगाने की जो है सरकार वो आगे बढ़ रही है एक ब्रॉडकास्टिंग बिल के माध्यम